आज हमारा टॉपिक है ARDS। ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये एक्चुअली नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब लंग्स में पर्टिकुलरली जो एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, उनमें एयर की जगह या ऑक्सीजन की जगह जब फ्लूइड भर जाते हैं और वो एडिमेटस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो एक जो सिचुएशन है वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुई है तो हम उसे नॉन कार्डियोजेनिक कहेंगे। सो जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है वही सिमिलर है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। ओके, सो ये जो ARDS है ये होने के कारण क्या है? ये होने का कारण ये हो सकता है कि कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है पल्मोनरी वेसल्स में जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। ओके, मतलब पर्टिकुलरली उनके कार्डियक सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पल्मोनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लंग्स में सप्लाई नहीं हो रहे हैं, सेल डेथ हो रही है और एडिमा हो रहा है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस वो ले रहे हैं जिसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में जो एल्विलाई में हो रहा है। बहुत ज़्यादा बॉडी में एडिमा या किडनी फेलियर है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ब्लड या फिर IV इन्फ्यूशन लग रहा हो फ्लूइड का जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो रहे हैं। ओके, इनके अलावा चांसेस हैं कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुए हैं जिसकी वजह से नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और लंग जो है उनमें सेल डेथ और उसके बाद फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा लंग के डैमेजेस हो सकते हैं जो लंग के इन्फेक्शन की वजह से, लंग के डिसऑर्डर्स की वजह से, या फिर ऐसे जैसे ट्यूमर्स वगैरह हैं उनकी वजह से, या कुछ ऐसी आदतें होती हैं जैसे स्मोकिंग करना या फिर पोल्यूशन हो गया या कोई भी टॉक्सिक गैसेस हैं या केमिकल्स हैं जिनके इन्हेलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लंग में इंजरी हो और वो इंजरी की वजह से फ्लूइड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। ओके, अगर किसी को भी ARDS होता है तो उनकी क्या लक्षण है? तो सडनली जो लक्षण आता है वो ये है कि ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर डिस्निया हो जाता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत कम समय में जो हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं उनमें येलोइशनेस फिर ब्लूनेस आना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। ओके, इसी वजह से जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे तो वीकनेस होगी, डिजीनेस फील होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा इंसान को क्योंकि ब्रेन को भी सप्लाई नहीं मिल रहा है ठीक से। ओके, चेस्ट में बहुत भारीपन लगेगा, चेस्ट में कंजेशन लगेगा, खांसी उठेगी, कफ रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे। हो सकता है कि सेलुलर डेथ की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन हो और स्पूटम आए। ओके, इनके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से ब्लड भी आ सकता है कफिंग के दौरान, उसको हम हेमोप्टाइसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे हम, या जांच क्या करेंगे। जांच में एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसी के साथ साथ हिस्ट्री टेकिंग की जा सकती है देखने के लिए कि क्या कारण रहा होगा। एक्सरे, CT, MRIs ये किए जा सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन जानने के लिए या आपकी का कंडीशन जानने के लिए। इसी के साथ साथ ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का पता करने के लिए। इन्फेक्शन का पता करने के लिए ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर्स, स्पूटम कल्चर्स किए जा सकते हैं। ट्यूमर है या नहीं ये जानने के लिए लंग में नीडल इंसर्ट कर बायोप्सी की जा सकती है जिससे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली की जा सकती हैं। या फिर अगर लंग में एब्सेस हो रहा है तो उसको थोरासेंटेसिस के थ्रू उस फ्लूइड को निकालकर उससे भी क्या किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं। अब बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। वो डिफ़र करता है कि किस तरीके का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। अगर कम है तो नेज़ल कैनुला या फेस मास्क के थ्रू दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ऑक्सीजन ना पहुँच पाना नहीं है जो एल्विलाई का काम है, साथ ही साथ एल्विलाई कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे ब्लड में से जो एक्सलेशन में बाहर चला जाता था। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, और हाइपर कैप्निया हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर। ओके, सो इस चीज़ को वेंटिलेशन कहते हैं, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना।
तो वेंटिलेशन अगर लंग्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती जा रही है, लंग फेलियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम वेंटिलेशन की मदद के लिए बाईपैप, सीपैप या फिर वेंटिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेटर जब यूज़ करेंगे तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू माउथ के रास्ते से या फिर ट्रेकिया में होल करके ट्रेकियोस्टोमी के रास्ते से क्या किया जा सकता है, वेंटिलेटर की मदद से हम वेंटिलेशन की फैसिलिटी पहुंचा सकते हैं बॉडी में। ओके, ये तो रही बात ऑक्सीजनेशन की। इसके अलावा अगर फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में तो उसके लिए हम डायरेटिक्स दे सकते हैं, वेसोडायलेटर्स दे सकते हैं ताकि ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो कर सकें। ओके, डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम पेशेंट को दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, एयर जो है उसकी सप्लाई रहे एल्वेलाइज की तरफ। ओके, सर्जिकल थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से और लंग्स ख़राब हो सकते हैं तो सेगमेंटल रिसेक्शन या लोबेक्टमी वगैरह किया जा सकता है, जिससे हम बाकी लंग्स के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर करके रख सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में है। ओके, सो आज हमने जो टॉपिक डील किया है वो है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो बहुत सिमिलर है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा से, जब लंग्स के अंदर स्पेशली जो एयर सैक्स हैं एल्विलाई उसके अंदर जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।